हेलो एवरीवन, चैप्टर 1 देखेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी में। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास टॉपिक आता है व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कंट्री को क्यों ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है इंट्रो में। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये है कि जैसे फुटबॉल की गेम होती है, आपकी हॉकी की, क्रिकेट की, सबकी गेम्स होती हैं, उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और अगर आप उन रूल्स रेगुलेशंस को मतलब वॉयलेट करते हो तो आपको जैसे फाउल मान लिया जाता है या फिर आउट हो जाते हैं आप क्रिकेट के अंदर। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात कि आज के जो वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री मतलब बहुत रेयर ही होगा जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि कंट्रीज़ के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो। दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज़, कि सोसाइटी का नेचर कैसा होना चाहिए। एंड इट सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल जिस पर सभी पर्सनस ऑफ कंट्री एग्री करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट टेल्स द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद इट प्रोवाइड्स द सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर। एंड लास्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी भी ये हमें प्रोवाइड करवाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो द एग्रीमेंट्स ऑन सर्टेन आइडियाज़ दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपलोड। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। इन सभी चीज़ों के कारण कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कंट्री के अंदर। तो हमने सबसे पहले ये बात की कि ये ज़रूरी नहीं है कि कंट्रीज़ जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात की कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है वो बताता है आपका फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कि कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि इट सर्व्स एज द सेट ऑफ रूल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हैं उसके बेसिस पर इनको पर्सन्स को एग्रीड होना पड़ता है इसके अंदर, कंट्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये बताता है नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और ये क्या बताता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, मिसयूज ऑफ पावर नहीं होने देता, उस सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है उसके खिलाफ। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि 1934 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो डिमांड रखी फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड only of the Indian sign momentum and this was convinced on the December 1946। ठीक है, उसके बाद 1946 दिसंबर एंड नवंबर 1949 के बीच का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कब से कब तक, दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ठीक है, उसके बाद फ्री टू शेप देयर destiny at last after 150 years of the British rule the members of the Constituent Assembly approached this task with a great idealism that the freedom struggle had helped produce। उसके बाद ये जो काम था वो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा गया था। तो उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कि एक इंसिडेंट था नेपाल का, हम डिस्कस करेंगे अब। 1990s से लेके 2002 तक वहाँ पे नेपाल में स्ट्रगल चली पूरी फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो है मोनार्की चला करती थी। एंड आपको याद भी होगा
अभी रिसेंटली भी 2015 में भी इनका इशू जो है वो सामने आया था। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। तो नेपाल वॉज अ मोनार्की, पहले की बात चल रही है, ठीक है। उनका 1990 से पहले उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन जो लोग डिसीजन मानते थे वो किंग का ही मानते थे, ठीक है। अब पीपल मूवमेंट इन इंडिया फोर्ट फॉर द सेवरल डिकेड्स, उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी कि हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड की जाए, एंड 2006 के अंदर फाइनली ये हुआ। लेकिन मतलब उसमें क्या हुआ था कि पावर ऑफ द किंग जो है वो एंड हो गई थी। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश द नेपाल एज द डेमोक्रेसी। तो सभी जो कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेसी जो है वो मांगती हैं। एंड इसमें ये भी होता है कि लीडर्स जो है वो पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अगर वो मिसयूज़ करते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट इन द ग्रॉस इनजस्टिस जो है वो आ सकती है। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो भी एक हेल्दी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था गेम ऑफ द फुटबॉल में जो है वो रूल्स होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ रूल्स होते हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, एंड उन रूल्स को जो है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द पीपल ऑफ द नेपाल एडोप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2015 में भी इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनाया था। क्यों दोबारा से अपनाया था, क्योंकि पहले वाला जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी कुछ जो पावर थी वो किंग की ही चल रही थी, मोनार्की हल्की से वहाँ पे झलकती थी, मतलब डिसीजंस वही लेते थे। लेकिन अब ये पूरा जो है वो डेमोक्रेसी डिमांड कर रहे थे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंट है, द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि ये पॉलिटिकल सिस्टम को का नेचर भी बताता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि नेपाल के जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर द कंट्री वाज रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये तो सही नहीं है ना, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है लेकिन सारा रूल कौन कर रहा है, किंग कर रहा है। वो भी चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो डेवलपमेंट उस कंट्री की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के लिए भी एंड लोगों के लिए भी, सोसाइटीज़ के लिए भी, सबके लिए जो है, ताकि वो फेयर जो है डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट को दिला सके एंड जस्टिस सिस्टम भी वो दिला सके। तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 7 के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे एक कार्टून से बने हुए हैं, उसमें काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल जो है वो दिखाया गया है, जिसके अंदर एक टीचर जो है वो एक बॉय को मॉनिटर बना के खड़ा कर देती है एंड कहती है कि अगर कोई भी शोर करे तो आपको उसका नाम नोट कर लेना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो एक लड़के की उसी मॉनिटर की जो है एक लड़के के साथ मतलब खनबन रहती है, वो दोनों फ्रेंड्स नहीं होते यू कैन से। तो वो उसका नाम जो है अपनी पावर दिखाते हुए ब्लैक बोर्ड पे लिख लेता है एंड टीचर जब आती है तो उसे, क्योंकि उसने रूल को तोड़ा है एंड टीचर उसे कहती है कि आप स्कूल के बाद भी यहीं रुकेंगे, सारे बच्चे घर चले जाएंगे लेकिन आप यहीं रुकेंगे और अपनी कॉपी पे 100 टाइम लिखेंगे आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। एंड वो जो लड़का मॉनिटर होता है वो काफ़ी खुश हो रहा होता है ये देख के कि उसने अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेयरनेस नहीं है, ठीक है, इनजस्टिस हो रहा है उस लड़के के साथ जिसने गलती की भी नहीं थी। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका सही ढंग से प्रयोग करना भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बना दिया और उसको कोई फॉलो नहीं करा, ठीक है। उसके बाद Constitution often laid out the rules that guide against the misuse of the authority by our political leaders। तो अगर जब political leaders अपनी पावर का गलत से इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे इंटरवीन करता है। एंड इन केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू कैन आप हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में, इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉज वगैरह दिए गए हैं, सेक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, जिसमें ये सभी बातें आएंगी। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। सभी पर्सन्स को से नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी आदमी को ऑन द ग्राउंड ऑफ द आपका रिलीजन हो गया, रीजन हो गया, रेस हो गया, जेंडर हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, आपको इस बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। एंड राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और सामने आता है जब आप पेज नंबर 8 पे जाते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी
के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, जो कि इंश्योर करता है कि डोमिनेट ग्रुप जो है वो अपनी पावर ऐसे जो मतलब डोमिनेट नहीं है ऐसे ग्रुप के ऊपर ना दिखा सके। मान लीजिए एक पावरफुल एक रिच इंसान है, ठीक है, और एक पुअर इंसान है, तो ये रिच वाला जो है ना ये पुअर के ऊपर जो है डोमिनेंस करेगा, एंड सोसाइटी में ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंश्योर करवाता है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे आप इस कार्टून में क्या देख रहे हैं कि एक लेक्चर लग रहा है, उसका प्ले पीरियड है, ठीक है, जिसके अंदर एक तरफ गर्ल्स हैं और एक तरफ बॉयज़ है। तो बॉयज़ कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, एंड गर्ल्स कहती है कि हमें बास्केटबॉल खेलनी है। तो इन दोनों में डिसाइड नहीं हो पा रहा है, दोनों लड़ रहे हैं कि हमारा जो है वो हमारी जो हम चाहते हैं वो हम खेलेंगे, एंड दूसरी तरफ बॉयज़ जो चाहते हैं वो। तो डिसाइड ये होता है कि जो टीचर डिसाइड करेगा वही हम खेलेंगे। तो टीचर क्या डिसाइड करती है कि बॉयज़ क्योंकि मेजॉरिटी में है इसलिए क्रिकेट ही खेले जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बॉयज़ की तरफ पक्षपात कर रही है क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि सही ढंग से डिसीज़न नहीं लिया जा रहा, एंड ये एक अनहेल्दी सिचुएशन भी आप बोल सकते हैं इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जिसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एंड एक्सक्लूड कर देती है माइनॉरिटीज़ को एंड उनके इंटरेस्ट को भी, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी कंट्री इंडिया में भी जैसे सिक्स माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी काफ़ी दबाया जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो 6 माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जो लार्ज मेजॉरिटी सेक्शन है वो माइनॉरिटीज़ को दबाता है। आप न्यूज़ में डे टू डे लाइफ में भी आप इनके एग्जाम्पल देखते होंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेंट करता है डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी, इसमें ये चीज़ जो है वो क्लियरली डिफाइन की गई है। उसके बाद जैसे कि वन कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करती है अदर को, इसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी बोला जाता है, और द मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटेड अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, उसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन बोला जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक तरफ पुअर है, एक तरफ मतलब दोनों तरफ पुअर हैं, तो अगर ये दोनों आपस में भेदभाव करते हैं तो इंट्रा आ जाएगा। अगर पुअर एंड रिच आपस में मतलब ये इनके बीच में मतभेद होता है तो ये इंटर आ जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा। उसके बाद थर्ड एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है that might go against our large interest, and the constitution help us to guide against the अगेंस्ट दिस। अब इसके बारे में क्या बोला गया है कि एक लड़की है, आप अगर पेज नंबर 9 पे आते हैं, हाँ, इसमें ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हमें ही खुद से ही हमसे बचाता है। कैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल काफ़ी अच्छा दिया गया है, शबनम का एग्जांपल दिया गया है। शबनम का पेपर है कल, ठीक है, नेक्स्ट डे को पेपर है शबनम का, लेकिन उसके घर वाले जो है वो नाटक देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एंड शबनम का भी दिल कर रहा है कि वो ड्रामा देखे। लेकिन अब शबनम का कल पेपर भी है, उसको रिवाइज़ भी करना है और उसको टीवी भी देखना है, तो दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो वो शबनम के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम हमें जो है वरीड लग रही है, तो वो बताती है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं टीवी देखूँ आपके साथ, ड्रामा देखूँ, लेकिन मेरा कल पेपर भी है। तो ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम ऐसे करें कि कोई भी टीवी ना देखे, तो जिससे मेरी पढ़ाई भी सफ़र नहीं होगी और मुझे मतलब टेम्प्टेड भी नहीं होगा। तो क्या होता है कि कोई भी टीवी नहीं देखता, और शबनम जो है वो अपने लास्ट चैप्टर जो उसके रह गए होते हैं वो पढ़ लेती है, और अगले दिन जब उसका टेस्ट होता है तो वो काफ़ी सरप्राइज रहती है कि अच्छा हुआ उसने टीवी नहीं देखा, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर उसने 2 रिवाइज़ किए थे रात को, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन द डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो एग्रीमोनियस। क्या होता है ये उग्र, मतलब उग्र हो जाती है ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, वैसे दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। अब आपने देखा होगा जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो उग्र हो जाती है, उनको ये होता है कि हम ही जीते। तो उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्वेप्ट बाय दिस इमोशन
they may not realize that in a long run dictatorial rule goes against all the interest, और एक good constitution does not allow these whims to change its basic structure. तो constitution जो है वो basic structure को कभी भी change करने के लिए नहीं बोलता. constitution ये कहता है कि अगर amendments करनी भी हैं आपको तो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. हालांकि आप आगे जाके पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. and it does not allow for the easy overthrow provision that guarantee right of citizen and protect their freedom. ठीक है. उसका कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि बताया मैंने आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर भी. अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या पढ़ेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स. ठीक है. जिसमें एक मिनट, ये कुछ नहीं है, ये जब स्लाइड्स बना रहे थे तो उसमें ये आया था. अच्छा, तो यहाँ पे हम 5 कीवर्ड्स देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपको ये समझने के लिए. पहला है फेडरलिज्म, दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, फोर्थ वन इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड देन इज़ सेकुलरिज्म. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. हालांकि ये मुझे लग रहा है चैप्टर काफ़ी लंबा बन जाएगा. चलो देखते हैं. तो सबसे पहले जब 20th सेंचुरी की बिगनिंग में इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, स्ट्रगल में इन्वॉल्व था. किस चीज़ के लिए कि हमें इंडिपेंडेंस दिलवानी है ब्रिटिश रूल के अंदर. काफ़ी ज़्यादा सेवरल डिकेड्स लग गए इस चीज़ में, मतलब इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए. तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो नेशनलिस्ट जो थे काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे थे प्लानिंग प्लॉटिंग में कि हमें कैसे इंडिया को फ्री करना है एंड कैसे हमें जो है वो मतलब आने वाला जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसको कैसे चलाना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कर रहे थे. ये सब चीज़ें एंड जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. तो उनका रोल जो है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की शेड्यूल कास्ट्स के लिए गेट सम सेफगार्ड्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. एंड उन्होंने ये आपका पेज नंबर 11 में जो डॉक्टर अंबेडकर जी की फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ. ठीक है. उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, उनको प्रॉपर राइट्स दिलवाने के लिए. ठीक है, कि वो हाई कास्ट के हिंदू ऑफिसर्स के अंडर ना बंध के रह जाएं, उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया. एंड ही अर्ज्ड शेड्यूल कास्ट टू जॉइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल सर्विसेज. एंड जब अभी भी आपने देखा होगा कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है हाई पोजीशंस, अभी वो रोल नहीं रह गया जैसे पहले इनके साथ ट्रीट होता था, लेकिन फिर भी अभी सुधार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है. कुछ जगह पे ये अभी भी स्टिल वैसे ही काम कर रहे हैं. तो लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द अथॉरिटेरियन रूल, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अथॉरिटेरियन रूल का प्रयोग कर रहे थे. एंड अंडर कॉलोनियल स्टेट कन्विंस इंडिया दैट फ्री इंडिया शुड बी द डेमोक्रेसी इन विच एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, पहली बात, एंड अलाउड टू पार्टिसिपेट. तो इक्वली ट्रीट करना है एंड सभी को पार्टिसिपेट करना है. तो ये चाहते थे कौन, ये जो सारे नेशनलिस्ट थे. एंड दिस वाज डन नॉट बाय द वन पर्सन, इसलिए इनकी लगभग 300 मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्वॉल्व थे. एंड दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम कि इनको कैसे काम करना है. इन्होंने काफ़ी डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ थी उनके साथ मतलब कम्युनिकेट किया. एंड डिफरेंट जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं उनके साथ ही ये मिले. ठीक है. जब व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन इंडिया वाज गोइंग थ्रू द कंसिडरेबल टर्मोइल. ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन भी हो रहा था किसका, इंडिया एंड पाकिस्तान का. एंड सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, क्योंकि वो मतलब इंडिया के साथ मिल के नहीं रहना चाहती थी, अपना इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी. तो वो भी एक काफ़ी बड़ा जो है वो ऑब्स्टेकल था इनके लिए कि इसको कैसे दूर किया जाए. एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में सोचना वास्ट मास के बेसिस पे वो भी ज़्यादा एक तरह से बड़ा बिग टास्क था. ये जितने भी इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आगे एक चैलेंजेस रख दिया कि कैसे इनको ये सॉल्व कर सकते हैं. रोज द ओकेजन एंड गेव द कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल
प्रिजर्विंग द नेशनल यूनिटी। अब इनको ये भी था कि हमें जो है नेशनल यूनिटी भी बना के रखनी है, क्योंकि जैसे कि अंग्रेज कहते थे कि जो इंडियंस हैं उनमें बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, सभी स्टेट टूट जाएंगी, उनको उसको भी इन्होंने रॉन्ग प्रूव करना था, एंड वो रॉन्ग प्रूव हुआ भी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। एंड सभी लोगों को जोड़ के रखना ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कुछ बातें याद रखेंगे, जिसमें डाइवर्सिटी हो गया, यूनिटी हो गया, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया, इन सब का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया जो सामने निकल के आया वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो सामने आई। जैसा कि ब्रिटिशर्स ने सोचा था वैसा नहीं आया हुआ। ठीक है, तो अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये भी एक तरह के जो है अच्छे भारत की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फेडरलिज्म वैसे क्या होता है, भाईचारा की हमें सबके साथ बना के रखनी है। ठीक है, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, एंड गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल हो गया आपके पास, और एक आपके पास सेंटर पे हो गया। लेकिन थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी है, जैसे पंचायती राज। ठीक है, अब यहाँ पे वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इंडिया के अंदर रहती है, मीन्स जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है नीडेड टू रिवाइज दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द जो न्यू दिल्ली में बैठे हैं एंड लॉ बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और सबको मतलब कि मिल के काम करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ लॉ बना देने से कुछ नहीं होता। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है वो सभी स्टेट्स इक्वल जो है ऑटोनॉमी इंजॉय करती हैं इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इश्यूज़। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है डिटेल ऑफ द इश्यूज़ ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि हमने बात की सेंटर स्टेट की और एट द लोकल लेवल भी पंचायती राज की भी। ठीक है, इसके अंदर जो हमने देखा कि अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेनली द एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। सिर्फ ये गवर्नमेंट के अंदर ही काम नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन से भी इनको पावर मिलती है कुछ। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्नड बाय द लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमने बात की वो होती है। जैसे कि इसमें जो है हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो ये सभी लोगों के लिए इंडिया के अंदर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि सभी लोग जो है वो वोट देने के लिए, जो 18 ईयर से अबव हैं उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है एंड वो वोट देते हैं। उसी के बेसिस पे जो है पीएम वगैरह चुने जाते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इट हेल्प टू इनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ द ट्रेडिशनल कास्ट क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। क्योंकि अब इनके बेसिस पे, कास्ट क्लास के बेसिस पे नहीं चलेगा इंडिया, अब प्रॉपर तरीके से जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसको लोग मतलब पसंद करते हैं कि हाँ आगे जाके ये काम करने वाला आदमी है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करेगा, तो उनको फिर ये सभी लोग वोट डालते हैं, कास्ट करते हैं देना देयर वोट। तो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। ठीक है, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो होते हैं किसके अकाउंटेबल होते हैं, ऑफ पीपल। मतलब ये जो लोग चुन के आते हैं ना वो फिर लोगों के ही, क्योंकि लोगों ने ही इनको चुन के बनाया है, तो ये अकाउंटेबल भी किसके होंगे, लोगों के ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में जैसे कि 3 ऑर्गन्स की बात होती है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला आपके पास आता है लेजिस्लेटिव, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा हमारे पास आता है जुडिशरी। तो जुडिशरी तो सिर्फ मतलब अलग ही है क्योंकि ये कोर्ट्स वगैरह से डिसीज़न देता है। ठीक है, एंड जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ बनाता है, एंड जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो जैसे कि इम्प्लीमेंट, मैंने बताया कि लॉ को इम्प्लीमेंट करता है एंड गवर्नमेंट को रन करता है। एंड जुडिशरी जो है इसका सेपरेट चैप्टर है, हम पढ़ेंगे सिस्टम।
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो ये क्या होता है कि इट इज़ रेफर टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको डायरेक्ट लाइन जो है वो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर स्टेटमेंट बन के आ सकती है, तो इसको भी आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists and ये ensure करता है that a set of written rights would guard against the misuse of the state power in independent India। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो मिसयूज़ ना हो पावर का, उसको ये सेफ गार्ड करता है। एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो ये भी लाइन डायरेक्ट जो है एज एन स्टेटमेंट, जो एज अ स्टेटमेंट बन के आपसे पूछी जा सकती है। तो ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। ये भी अगेन ये स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एक एक लाइन एनसीईआरटी की, तो एक एक लाइन जो है उसी में ही आपको स्टेटमेंट्स जो है वो बन के सामने आ सकती हैं अगेंस्ट द स्टेट, साथ ही साथ में अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसके बाद ये जो वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया 6 माइनॉरिटीज़ हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा है। तो ये एक्सप्रेस करता है द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है टू इंक्लूड द राइट दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा हुआ है तो वो जो है जो माइनॉरिटी के राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है कि राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये बोला है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या क्या बोला है, दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। और दूसरा पहला तो ये कि जो भी सिटीज़न है वो क्लेम कर सकते हैं अपने राइट्स को लेके, ठीक है। सेकंड वन कि जो राइट्स हैं मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गोट द पावर टू मेक द लॉस, ठीक है। तो सेकंड आपको ये भी याद रखना है कि ये जो राइट्स हैं वो बाइंडिंग है, ठीक है, अपॉन द एवरी अथॉरिटी, जो कि जिसको पावर मिली हुई है एंड जो लॉ बनाता है, तो उसके ऊपर ये बाइंडिंग है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो भी फंडामेंटल राइट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। और ये जो सेक्शन है ये डिज़ाइन किया गया था बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर द ग्रेटेस्ट सोशल एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है, एंड जो डीपीएसपी है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, ये किससे रिलेटेड है, आपकी सोशल प्लस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। एंड टू सर्व द गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पास 6 हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके 6 हैं, ठीक है। पहले 7 थे जिसके अंदर आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ से हटा दिया गया है, जो कि अब वो लीगल राइट बन गया और फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो पहला जो फंडामेंटल राइट है वो आपका है राइट टू इक्वालिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसके अंदर ये बोला गया कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका ये मतलब है कि जितने भी लोग हैं, ऑल पीपल शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। लॉ से सभी लोग जो है वो प्रोटेक्ट होंगे कंट्री के अंदर। और ये भी स्टेट करता है दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड किसी भी ग्राउंड पे, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी भी बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गए, होटल्स हो गए, शॉप्स होगी, सबको कहीं पे भी जाने का पूरा अधिकार है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी वन
इन द मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं कि किसी रिच पर्सन को तो आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी एंड पुअर को नहीं दी, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस भी हैं इसके अंदर डेट जो कि हम आगे चल के दूसरे चैप्टर्स में कवर अप करेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अबोलिश्ड। तो अनटचेबिलिटी का भी आर्टिकल जो है वो आपका 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो भी जो है बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ऐसा भी बोला गया, तभी जो है इक्वालिटी जो है मिलेगी। तो इक्वालिटी में आपका अनटचेबिलिटी वाला भी एक पोर्शन कवर होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है राइट टू फ्रीडम। तो इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, ठीक है, आप एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं, राइट टू मूव फ्रीली, ठीक है, एंड रिसाइड इन द कंट्री, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन एंड द बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट करता है किसी भी प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके बाद फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द 14 ईयर्स की एज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइल्ड लेबर को भी, तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से राइट के अंदर आता है, तो चाइल्ड लेबर जो है वो किसके अंदर आ गई? आपकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। उसके बाद फोर्थ हमारे पास राइट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम है वो प्रोवाइड की जाएगी सभी सिटीजन्स को। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। वो अपना, जितने भी आदमी है वो अपना कोई भी रिलीजन जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो राइट हमारे पास आता है वो आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड ऑल द माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ये चीज़ आप याद रखेंगे, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं जो कि आपके रिलीजियस प्लस लिंग्विस्टिक दोनों, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो खोल सकती हैं ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सके और डेवलप करें। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सिक्स्थ हमारे पास जो राइट आता है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये अलाउ करता है सिटीजन्स को टू मूव द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर इज़ एनी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट। तो ये सारे जो राइट्स है 6 के 6 ये आपको लर्न होने चाहिए। कौन कौन से, एक बार दोबारा बता देती हूँ। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब ये मैं रब कर देती हूँ और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है सेकुलरिज्म का। तो सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलर स्टेट क्या होती है? एक ऐसी स्टेट, द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, मतलब सभी धर्मों को एक समान समझना, ना कि किसी एक रिलीजन को पर ही फोकस देना, ठीक है। बाहर वाले कंट्रीज़ में क्या होता है, सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी आपको बात याद रखनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइडियल्स के लिए, एंड वी वुड लाइक ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू अडहेयर टू एंड इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस, एंड जस्ट लाइक द, जैसे कि हमने पहली बात की थी कि फुटबॉल के गेम में क्या होता है, अ चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल अफेक्ट द गेम, एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अमेंड हो सकता है, ठीक है, ओवर द टाइम्स हुआ भी है वो, ठीक है, जो कि जैसे मान लीजिए कोई न्यू कंसर्न्स आ जाते हैं तो उनको लेके अमेंडमेंट्स भी पॉसिबल हैं। तो मेजरली जो मेजर चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री, एंड वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल में भी हमने देखा था। पहले जो है नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी मोनार्की चल रही थी, किंग ही डिसीजन लेता था, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसाइड करते थे। लेकिन आगे चल के इसमें भी अमेंडमेंट हुई, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में सामने आया जिसमें मोनार्की को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद द डिफरेंट फीचर्स जो हमने बात की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की, जो भी हमने ये सारे पढ़े हैं,
इनमें से एक इन्वॉल्व होता है आइडियाज़ दैट ऑफन नॉट इजी टू ग्रेस, डोंट वरी टू मच अबाउट फॉर दिस मोमेंट, क्योंकि ये काफ़ी जो है डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे नई हाई क्लासेस में जाएंगे तो ये सभी चीज़ें आपको बाय हार्ट लर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको एक चीज़ तो ये भी याद होगी कि 24 जनवरी 1950 को जो है वो जो संविधान मतलब अपनाया गया, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारे जो जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन सभी ने जो है वो सिग्नेचर किए, ठीक है। उसके बाद श्री जयराम दास दौलत राम मिनिस्टर फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर थे उस टाइम पे, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, और डॉक्टर जॉन मिठाई जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, एंड श्री जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे। उन्होंने इन सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया था उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है नेबरिंग नेशंस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी बैक साइड पे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं चैप्टर 1 में उसके क्वेश्चंस है। तो बांग्लादेश के साथ अब हमने ये देखो, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाइना भी है और पाकिस्तान भी है और म्यांमार भी है। इनकी बात नहीं कर रहे हम, जो है सिर्फ इन तीनों की बात कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि भारत के इन देशों के साथ कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं। तो बांग्लादेश के साथ आपका वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं आपके पेपर के अंदर। भूटान के साथ वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो ये आपको याद रखनी है सारे। उसके बाद अब हम इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो पहला आता है आर्बिट्री, इसका मतलब है व्हेन नथिंग इज फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं है, इंस्टेंट लेफ्ट टू वन जजमेंट, किसी एक जजमेंट के ऊपर ही बेस रहे, कुछ भी फिक्स ना हो। दिस कैन बी यूज टू रेफर टू द रूल्स दैट आर नॉट फिक्स्ड और डिसीजंस दैट हैव नो बेसिस। आइडियल जो सेकंड टर्म है हमारी वो है आइडियल। क्या होता है? गोल होता है जो कि इन इट्स मोस्ट एक्सीलेंट और द परफेक्ट फॉर्म। हम भी मानते हैं ना किसी को आइडियल मानते हैं अपना, क्योंकि वो परफेक्ट होता है उस चीज़ में, इसलिए हम उसको आइडियल मान के उसके रास्ते पर चलना चाहते हैं ताकि हम भी उसके जैसा बन सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि आपका 19th सेंचुरी में जो है वो इमर्ज हुआ था। काफ़ी ज़्यादा मैन एंड वुमेन जो है इकट्ठे होके आए थे ताकि वो ब्रिटिशर्स को हमारे देश में से निकाल सके एंड इंडियन इंडिपेंडेंस को गेन कर सके, जो कि 1947 में उनको मिली, इंडिया को मिली, ठीक है। तो ये सब किसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट की। उसके बाद पॉलिटी क्या होता है? सोसाइटी दैट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो। इसीलिए इंडिया भी जो है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी का उदाहरण है, ठीक है। सॉवरन क्या होता है? इस चैप्टर के जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये होता है एन इंडिपेंडेंट पीपल। तो ये भी आपको याद रखना है, एन इंडिपेंडेंट पीपल अकॉर्डिंग टू द दिस चैप्टर, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन टेरिफिंग क्या होता है? ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। जैसे कि हमने इस फंडामेंटल राइट्स में भी इसके बारे में बात की थी। इट रेफर्स टू द इलीगल ट्रेड इन द ह्यूमन बींग्स, जिसमें वुमेन एंड चिल्ड्रंस की काफ़ी ज़्यादा होती है, इलीगली ट्रेड होता है उनका, ठीक है। ट्रायरनी क्या होता है? ये होता है द क्रूल एंड द अनजस्ट रूल ऑफ पावर और अथॉरिटी, ठीक है। क्रूल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी, ट्रायरनी का ये मीन है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कवर करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग सेक्टरिज्म, जो कि हमने थोड़ा सा उसका एक हल्का सा ओवरव्यू जो है इस पार्ट में भी लिया था, इस चैप्टर में भी लिया था। भी नेक्स्ट चैप्टर को आपको देखने के लिए आपको ये सीरीज़ पूरी देखनी पड़ेगी। थैंक यू।